हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आईटीआई कम्युनिटी में। इस आज की तारीख है 22 जुलाई और आज हम करेंगे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व। तो ये तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन को ऐसे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पाना चाहते हैं। सबसे पहले आप मीनू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दैनिक अभ्यास नाम से एक बटन मिलेगा। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या क्या मकसद है इस काम का। तो हम क्वेश्चन करेंगे 22 जुलाई 2020 के स्टार्ट क्विज। सबसे पहले तो जिस जिस लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने ये क्विज सॉल्व नहीं की है, सबसे पहले उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है इस क्विज की, उस क्विज को सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि जब तक आप अपना दिमाग अपने घोड़े नहीं दौड़ाएंगे एग्जाम्स में, मैं आपके यहाँ बैठने नहीं जाऊँगा, मैं आपके यहाँ पे वो मैं एग्जाम सॉल्व नहीं करूँगा। जब तक आप अपने घोड़े नहीं दौड़ाएंगे, अपनी नॉलेज टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और एक बटन आएगा वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्विज। तो क्विज में जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों इसको चलो डिस्कस करते हैं। तांबे के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तांबे को बोलते हैं कॉपर। तो जो कक्ष होता है वो क्या होता है, पहले तो आप ये बात समझो। इसका आंसर है वैसे 18। जिन लोगों ने इसका आंसर 18 लगाया है वो सही है। कक्ष क्या होता है? कक्ष क्या होता है कि जो अगर आपने केमिस्ट्री आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में क्या होता है कि एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन मतलब एक जो एटम होता है, एटम हिंदी में बोलते हैं अणु। अणु जो होता है, जो परमाणु जो होता है, परमाणु जो होता है उसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। कक्षाएं मतलब उसके जो नाभिक के चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा का मतलब जैसे सूरज के अराउंड पृथ्वी चक्कर लगाती है, ऐसे ही इसके प्रोटॉन के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगाते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन्स, ये चक्कर लगाते हैं। तो ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। तो अगर हम देखें तो सवाल में पूछा तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर का प्रोटॉन नंबर क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो प्रोटॉन नंबर होता है वो कॉपर का होता है 29। तो पहली कक्षा में इसका जो फॉर्मूला होता है, पहली कक्षा में होते हैं 2, दूसरी कक्षा में होते हैं 8 और तीसरी कक्षा में होते हैं 18 और उसके आगे 18 के आगे हो गए 32 चौथी कक्षा में। तो अब ये 29 जो प्रोटॉन है तो कितने इसके इलेक्ट्रॉन होंगे? 29 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये किस तरीके से बटे होंगे? पहली कक्षा में कितने हो गए? 2, दूसरी कक्षा में कितने हो गए? 8। तो अभी तक टोटल 10 हो गए। अब टोटल 29 है तो तीसरी कक्षा में कितने जा सकते हैं? मैक्सिमम 18। तो यहाँ तक होगा टोटल 28 इलेक्ट्रॉन। और चौथी कक्षा में कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपर के किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं इस फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला होता है 2n²। n जहाँ पे है वो कक्षा का नंबर है और कक्षा का संख्या है। तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 आएगा, ये रखोगे तो ये आएगा। तो इस तरीके से ये आ गया। तो दोस्तों अब मैं आपको बोलता हूँ एल्यूमिनियम की तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका प्रोटॉन नंबर मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ कॉपर और एल्यूमिनियम ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कितने सारे याद करें, सिर्फ कॉपर और एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट है। इसका जो नंबर है वो है 13, प्रोटॉन नंबर है 13। तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिएगा कि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो अब चलते हैं दूसरे अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें मार देते हैं 18, सही जवाब। आपको मिलता है 1 पॉइंट। अब आ जाओ, अगला सवाल है कि 100 वाट और 250 वाट के रेडिएट बल्ब में के गर्म प्रतिरोध का मान बताइए। ये पूछ रहा है, आपको पावर की वैल्यू दी है और वोल्टेज की वैल्यू दी है। आपको पूछ रहा है कि गर्म प्रतिरोध का मान बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम से कई बार आते हैं। तो ये बेसिकली 2 फॉर्मूलों पे काम करता है, ओम्स के लॉ पे और पावर के लॉ पे। तो ये आप याद कर लो। पावर का फॉर्मूला होता है V/I, मतलब वोल्टेज इंटू करंट मतलब धारा, और ओम का लॉ होता है V/IR। तो अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो आपको इसमें जो पावर दी है वो कितनी दी है, एक बार देखते हैं फिर से। पावर जो इसमें आपको दी है वो दी है 100 वाट और 100 वाट, और वोल्टेज दिया है 250 वोल्ट।
तो पावर यहाँ पे दी है 100 वाट, पावर की इकाई होती है 100 वाट। और वोल्टेज वोल्टेज दिया है यहाँ पे 250 वोल्ट। आपको निकालना है आर, प्रतिरोध का मान निकालना है। देखो ये मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में कवर कर चुका हूँ। ओम का नियम और शक्ति के बारे में मैंने 2 वीडियो बनाए हैं इलेक्ट्रीशियन फ्री कोर्स में, इनको आप देख लीजिए। बाकी कोड वीडियो भी बनाए जाएंगे। अगर आपने वो दोनों वीडियो देखे होंगे तो इस सवाल करने मुझे आपको नहीं लगता कि कोई समस्या आई होगी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे है पावर इक्वल टू V इंटू आई, और V का फॉर्मूला होता है IR। तो यहाँ पे हम रख देते हैं IR और गुणा कर देते हैं I से। तो यहाँ पे जो आएगा वो P बराबर कितना आएगा, आई स्क्वायर आर। लेकिन आई तो हमें पता नहीं है, आई हमें पता नहीं है, तो ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। ये मैंने जानबूझकर यहाँ पे गलती की है, नहीं तो यहाँ पे क्या है, आप लोग फंस जाओगे कि ये क्या हो गया, आई कहाँ से आ गया। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में से आई को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, P इक्वल टू वी आई है, और यहाँ से अगर हम देखें तो आई इक्वल टू क्या आएगा, V बटे आर। तो यहाँ पे हम P इक्वल टू रखेंगे V बटे आर, तो इसको हो जाएगा V स्क्वायर बटे आर P। तो यहाँ से अगर हमें R की वैल्यू निकालनी है तो V स्क्वायर बटे P। V स्क्वायर कितना है, 250 का स्क्वायर बटे 100, तो ये आ जाएगा 625 ओम। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 625 ओम आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, पावर के आप ये 2 फॉर्मूले जो मैं यहाँ पर नीले कलर से लिख रहा हूँ, ये डब्बे में लिख रहा हूँ, इनको आप याद कर लीजिए। इन पर सीधे सीधे सवाल आ सकते हैं। एक तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, एक होता है V स्क्वायर बटे आर, और एक होता है आई स्क्वायर बटे आर। अगर आप इनमें कन्फ्यूजन हो जाए, सबकी इकाई होगी वाट, अगर आप इनमें कन्फ्यूजन हो जाए तो यहाँ से ड्राइव करके देख लीजिएगा, ओम के लॉ से ड्राइव करके देख लीजिएगा। इस सवाल का जवाब है 625 वाट। आंसर देखते हैं 625 ओम। चेक करते हैं, सही जवाब आपको मिलते हैं दूसरा पॉइंट। इस प्रतिरोध का नाम क्या है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसको जब प्रतिरोध के बारे में कवर करेंगे तब इसके बारे में हम और डिटेल में बताएंगे। ये बेसिकली एक सिंपल बेसिक सवाल है। आपने अगर कभी लैब में देखे गए, अगर आपने ITI के प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे रोलर टाइप के रखे रहते हैं, और इनमें ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से है ना, ऐसे ऐसे तार बंधे हुए होते हैं। इनको हम प्रैक्टिकल उसमें यूज करते हैं लैब में, ऐसे ऐसे तार बिल्कुल बंधे होते हैं। ये वही वाला प्रतिरोध है। अगर आप इसकी फ़ोटो अगर थोड़े गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये है तार बंधा हुआ प्रतिरोध। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है दोस्तों, मुझे नहीं पता आपको सुरक्षा चिन्ह की जानकारी है कि नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको भी बता देता हूँ थोड़े सुरक्षा चिन्ह होते क्या हैं। तो बेसिकली दोस्तों जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं, इसको पहले मैं प्रतिरोध को मिटा देता हूँ, नहीं बने रहने देता हूँ। हाँ, तो दोस्तों जो सुरक्षा चिन्ह जो होते हैं, जो इंटरनेशनल सुरक्षा चिन्ह है, वो 4 तरीके के होते हैं। इन 4 तरीकों के अलावा कोई सुरक्षा चिन्ह नहीं होता है। सबसे पहला होता है आवश्यक सुरक्षा चिन्ह, यानी कि मैंडेटरी, इंग्लिश में मैंडेटरी। दूसरा होता है निषेधात्मक, यानी कि कॉशन। ठीक है, दूसरा होता है सूचनात्मक, और इसको बोलते हैं निषेधात्मक का मतलब कॉशन नहीं होगा, निषेधात्मक का मतलब होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज़ को मना करना, प्रोहिबिशन। सूचनात्मक मतलब सूचना बोलते हैं ना, इन्फॉर्मेशन दे दो, तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन। और तीसरा होता है सतर्कता, मतलब सतर्कता का मतलब है कॉशन। तो देखो क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करने जा रहे हैं, फील्ड पे काम करने जा रहे हैं, तो इंसान को क्या है, मतलब एक सुरक्षा चिन्ह के जो होते हैं, सुरक्षा चिन्ह क्या है, इंसान को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे मान लो कोई काम करना है तो उसके लिए मैंडेटरी, उसको बोलेगा कि अगर आप इस मशीन को छू रहे हैं तो ग्लव्स पहन के ही छुए, तो इसको बोल गया मैंडेटरी। प्रोहिबिशन का मतलब ये है कि अगर ये चिन्ह लगाया तो वो काम को आपको करना ही नहीं है, मतलब वो काम आपको करना ही नहीं है, उसको तो आप कर ही नहीं सकते। जैसे मान लो लिखा है कि यू टर्न यहाँ से ना लें, तो उसका हो गया प्रोहिबिशन। सूचनात्मक का मतलब होता है सूचना जो देते हैं, जो बोलते हैं कि देखो हम आपको सूचना दे रहे हैं, आप अपना दिमाग लगा लो। जैसे आगे बोलते हैं आगे स्कूल है, मतलब आगे क्रॉसिंग है, आगे रेलवे गेट है, तो वो हो गया सूचनात्मक। और सतर्कता का मतलब ये है कि जो काम करना जरूरी है लेकिन उसमें थोड़ा खतरा है, खतरे से जुड़े हुए हैं, उनमें हम देते हैं सूचना के यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा प्रेशर है, इसको सावधानी से छुए। तो देखो इनका एक वो होता है, इनका एक तरीका होता है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। जो प्रोहिबिशन वाले जितने भी मतलब चिन्ह होते हैं उनमें आप ये देखोगे कि ये कटे वाला निशान जरूर होगा।
तो ये वाले जो आपको जो चिन्ह दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं निषेधात्मक। ठीक है, निषेधात्मक। ठीक है, इनका कलर होता है लाल। दूसरा सर्कल वाले जो होते हैं, जो नीले कलर के होते हैं, उनको बोलते हैं मैंडेटरी एक्शन, यानी कि आवश्यक चिन्ह। तो ये मैंडेटरी है। ये बोल रहे हैं ग्लव्स पहने, इसमें बोल रहा है चश्मा लगाएं, इसमें बोल रहे हैं ईयरबड्स लगाएं, इसमें बोल रहा है सेफ्टी शूज़ पहने, इसमें बोला मास्क लगाएं। तो ये इनको आपको करना ज़रूरी है, इनके बिना ये काम नहीं करें। दूसरा होता है वार्निंग का मतलब होता है सतर्कता वाले, मतलब जिसमें आपको एक दे रहे हैं कि देखो यहाँ पे बहुत तेज वोल्टेज है, यहाँ पे सीढ़ियों से आप गिर सकते हैं। इस वाले चिन्ह में ये बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है कि ऊपर से सामान लटक रहा है, भैया देख के चलो, जो लटक गया तो अटक गया। इसके अलावा है इन्फॉर्मेशन में मतलब होता है सूचना, जिसमें देते हैं। ये सवाल एक सीधा सा फ्री का सवाल है, फोकट का सवाल है, आपके एग्जाम में आ गया तो इसको अगर आपने छोड़ दिया, कलर से ही पहचान सकते हैं। लाल है मतलब रोकना है, नीला है तो सूचना है, पीला है तो सतर्कता है, हरा है तो सूचना है, इसमें आवश्यक है, सॉरी इसमें आवश्यक है। और ये जो लाल वाले साइन होते हैं, ये होते हैं फायर वाले। फायर का मतलब होता है आग वाले। तो अब हम अपने सवाल में देखते हैं। इस सवाल में जो सॉरी टाइम ख़त्म हो गया, एक बार इसको फिर से करते हैं रीस्टार्ट क्विज में देखते हैं। ये जो सवाल था, इसमें देखिए इसमें कलर नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी ये तो क्या निषेधात्मक तो नहीं हो सकता। ठीक है, निषेधात्मक इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें कटा नहीं है। ठीक है, जो सचेतक चिन्ह होते हैं वो पीले कलर के होते हैं, ट्रेंगुलर शेप में होते हैं, तो ये सचेतक भी नहीं है। तो अब सूचनात्मक चिन्ह होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। अगर जैसे आप यहाँ पे देखें, वो रेक्टेंगुलर शेप में, देखो ये होता है सूचना। तो जो गोल गोल होता है, जो गोल होते हैं, वो होते हैं आपके इन्फॉर्मेशन देने वाले, मतलब आपको बताने वाले कि आपको ऐसा काम करना है। तो इसका जो शेप है वो गोल है, तो इसका सही जवाब होगा आवश्यक चिन्ह। मैं दोस्तों आशा करता हूँ इतना समझाने के बाद ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। अगर कर दिया तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया अगला सवाल। चलो तो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। ये पूछ रहा है आग बुझाने में स्टार्विंग किसे कहते हैं। तो स्टार्विंग का जो दोस्तों जो मतलब होता है वो क्या होता है। स्टार्विंग का मैं आपको मतलब बता दूं। जो स्टार्विंग, जो यहाँ पे जो टर्म लिखा है, स्टार्विंग का मतलब अंग्रेजी शब्द है। स्टार्विंग का मतलब होता है भूख लगना, मतलब किसी आदमी को भूख से मारना। तो ये आग बुझाने की ट्रिक होती है। देखो आग के क्या होता है, आग का एक ट्रायंगल होता है। आग का एक ट्रायंगल होता है जिसमें आपने अगर पढ़ा होगा तो ये हम भी सेफ्टी वाले लेक्चर में भी पढ़ाएंगे। एक होता है फायर, एक होता है ऑक्सीजन, और एक होता है फ्यूल। एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है फ्यूल, और दूसरा फायर नहीं, दूसरा होता है इग्निशन। अब इन तीनों चीज़ों में से जो भी रहेगा वो आग लगाने का काम होता है। तो इसकी जो भूख अगर आग की भूख मिटानी है, तो जो उसमें जो फ्यूल जा रहा है या जो ऑक्सीजन जा रहा है उसको आपको बंद करना है। तो आगनी में ईंधन मिलाना, तो क्या ये स्टार्विंग होगी या नहीं होगी। तो ये स्टार्विंग नहीं होगी, क्योंकि आप तो इसकी भूख और बढ़ा रहे हो। तो इसको आप क्या कर रहे हो, बुझा रहे हो। आपको भूख बढ़ाना है। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए। स्टार्विंग ये है। तो अगर आपको किसी को भूख से मारना है तो उसका आंसर होना चाहिए आग से ईंधन अलग करना, तभी तो भूख उसकी बढ़ेगी, आग की भूख से बढ़ेगी आग। तो इसको चेक कर लेते हैं। इसका आंसर अगर हम सही लगाते हैं ये, तो चेक करते हैं, तो इसका सही आंसर है ये। ठीक है, इसके अलावा अब अगला क्वेश्चन है कि इस औजार का उपयोग कहाँ करते हैं। दोस्तों देखो, जल्दी देखो, इसको आपने देखा होगा। इसका औजार का उपयोग करते हैं कील निकालने में, लकड़ी से कील निकालने में। आपने अगर देखा होगा, बहुत ही आसान सवाल था। इसको अगर चेक करके देखते हैं, लकड़ी से कील निकालने में, इसको चेक करते हैं। सही जवाब। ओके, अब जाते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल के ऊपर नेक्स्ट, अगर पीड़ित को सिर में चोट लगी है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है। देखो ये दोस्तों, ये जो स्वर्णिम घंटा है इसको बोलते हैं गोल्डन आवर। मतलब अगर इसमें अगर आपने उस व्यक्ति को अगर अस्पताल में पहुंचा दिया, अगर इसमें आपने अगर ढंग से देख रेख कर ली, तो उसकी क्या है, जान बच सकती है। इसको गोल्डन आवर बोलते हैं। तो ये होता है पहले 30 मिनट। अगर सर में चोट लगी है तो जो गोल्डन आवर होते हैं वो होते हैं पहले 30 मिनट।
ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये फर्स्ट एड का क्वेश्चन है। फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपकी लाइफ के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, अब अ, अगला क्वेश्चन आते हैं कि ये सीधा क्वेश्चन है, ओम के नियम का सीधा सीधा क्वेश्चन है कि सीधा सीधा क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि बंद परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। देखो, बंद परिपथ से ही आपको याद आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए कि ये किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का नियम का भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है, उसको देख लो। आप कठिन से कठिन सर्किट सॉल्व करना सीख जाएंगे अगर आप किरचॉफ का नियम समझ गए। तो ये उसमें क्या होता है कि बंद परिपथ में सारे वोल्टताओं का योग शून्य होता है, वोल्टेज पाथ के बराबर होता है। तो इसका क्या आंसर होगा? किरचॉफ का दूसरा नियम। चेक करते हैं सही जवाब। अगला लास्ट क्वेश्चन, ये गलती से वही क्वेश्चन फिर से आ गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि क्या है, मैं रैंडम क्वेश्चन आपको देना चाह रहा था, मेरा सिलेक्शन का क्वेश्चन का कोई क्राइटेरिया नहीं था। तो इसका जवाब फिर से होगा तार में बंधे हुए, अभी लिस्ट में मैंने बताया था। तो दोस्तों ये हो गई है क्वेश्चन ख़त्म। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, तो ये है रंगकूट विधि से प्रतिरोध का मान बताइए। दोस्तों, रंगकूट से प्रतिरोध का मान बताने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। अभी इसमें 1-2 दिन का समय लगेगा, और मैं जो बेसिक कोर्स चल रहा है उसकी लिंक डाल दूंगा। तो ये रंगकूट देख लीजिए, बेसिक कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कुछ इसमें याद रखना होता है। इसमें करना क्या होता है कि इसमें आपको याद रखना पड़ता है कि लाल कलर का मतलब क्या है, पीले कलर का मतलब क्या है, ऐसे करके याद करना। और उसके बाद आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उससे आपको प्रतिरोध का। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा 1-2 दिन के बाद, तो इसको देख लीजिएगा। तो आज की कुछ यहाँ पे ख़त्म होती है दोस्तों। इसके बाद कल की कुछ में आपको एक बार फिर से मुलाकात होगी। कुछ को करते रहिए। तो मैं देखता हूँ मेरे कितने क्वेश्चन आए हैं। ये मेरे साथी हैं जो क्वेश्चन को कर चुके हैं। 10 में से 10% मोहन मोहारे ने 10 पॉइंट किए हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन मोहन जी, आपने पूरा फोड़ दिया मतलब क्विज को। ठीक है, आपको बधाई। मुझे लगता है कि आप अपनी तैयारी में एक अच्छे मुकाम पर हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली क्विज में फिर से मिलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको मेरी ITI से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए, कि रेगुलर अपडेट्स चाहिए। गुड नाइट।